फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो well, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well and busy in your preparation of end semester exams. So here, your savior is back with another amazing savior series called as One Shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे. डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का. तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए. और राइट, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा. ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो नोट्स हो गए, मेंटोर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि हाँ क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है. ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं. तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है. तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से. नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे. जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं. पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार. आईक्यू का सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच. जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है. उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी. तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं. छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का. आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट. तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार. तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना. कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इंप्रूवमेंट भी बता सकते हो. वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो. मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं. ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा. एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है. ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की एक यूनिट की वन शॉट बनती होगी. इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट. तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो. मैंडेटरी नहीं है. ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसेबल है, कंप्लीटली फ्री है. बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो. एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे. तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. तो हेलो एवरीवन, दिस इज दृष्टि और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग का यूनिट 1 और हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक कंसेप्ट्स के साथ. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? So artificial intelligence refers to the capability of computational systems. तो computational system की वो capability जहाँ वो task perform करते हैं human intelligence से associated. मतलब जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के टास्क होते हैं, जैसे लर्न करना, रीजन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग, तो ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन से रिलेटेड टास्क है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से रिलेटेड टास्क है. और जब यही सब टास्क कंप्यूटेशनल सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं, तो हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI is combination of two words. Artificial means something that is man-made or non-natural thing. ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्या हो गया? जो चीज ह्यूमन ने बनाई है. और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड और थिंक अकॉर्डिंगली, किसी चीज को समझना, किसी तर्क करना. ठीक है, फिर आता है अनदर डेफिनेशन कुड बी AI is basically the study of training your machine to mimic a human brain and its thinking capabilities. AI क्या है? एक स्टडी है ताकि हम अपनी मशीन को ट्रेन कर पाए कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को मिमिक कर सके. ओके, वेरी इजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है हमने जस्ट अभी कवर किया. बट देन कम्स आर दीज आर टर्म्स. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो इनके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. फिर आ जाता है हमारे पास मशीन लर्निंग. ठीक है जी. सो मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन और सबसेट ऑफ AI. ठीक है, सो AI इज अ ब्रॉडर फील्ड. देन कम्स मशीन लर्निंग एज अ पार्ट ऑफ AI. ठीक है, देन ML फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स. तो ML क्या करता है? ML फोकस करता है प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट में, सो दैट इट कैन एक्सेस डेटा फॉर इटसेल्फ. ठीक है, तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना जो डेटा को एक्सेस कर पाए,
जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है हमारा, जो हमने रिकॉर्ड किया है, जो हमने नोटिस किया है, उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए टू आइडेंटिफाई पॉसिबल पैटर्न्स बीइंग फॉर्म। तो मतलब वो पैटर्न्स जो हम देख नहीं पा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और एक नई फ्यूचर डिसीजंस लेने में, जो अब फ्यूचर डिसीजंस होंगे वो डेटा को पढ़कर वो डिसीजंस लेने में। ठीक है, जैसे हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, हम बुक से पढ़ते हैं, हम डेटा को इंटेक करते हैं, एंड देन हम एग्जाम में लिख के आते हैं, हम डिसीजन परफॉर्म करते हैं। वैसे ही जो हमारा पास्ट का डेटा है वो एमएल क्या करता है, एमएल फोकस करता है ऐसे प्रोग्राम्स पे जो पास्ट का डेटा उठाकर पढ़ते हैं, लर्न करते हैं और फिर फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं as per the examples provided to them. ठीक है जी। Major aim of ML is to allow the systems to learn by themselves through the experience without any kind of human intervention. तो क्या चाहते हैं कि चाहते हैं जो हमने एक बारी प्रोग्राम बना दिया उसी पे मशीन लर्न करे, उसी पे वो खुद से लर्न करे, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करे, डेटा के थ्रू लर्न करे, बट उसे किसी भी प्रकार की ह्यूमन इंटरवेंशन या असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने डीप लर्निंग पर। ओके, सो अब आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग क्या है, ये मशीन लर्निंग का एक छोटा पार्ट है। सो पहले आता है एआई, उसके अंदर आता है हमारा मशीन लर्निंग, फिर आता है हमारा डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग इज बेसिकली अ सब पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फैमिली ऑफ मशीन लर्निंग विच मेक्स द यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, वैसे आई थिंक सबको पता होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं कुछ नेटवर्क्स जो आर्किटेक्चर में होते हैं हमारे ब्रेन की तरह। आर्किटेक्चर में मतलब उस जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है कि जब हम इसमें इनपुट देते हैं तो आसपास में ये न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं। ओके, सो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं, ये डिसीजन मेक करते हैं। जो लास्ट में जो आउटपुट होता है ये न्यूरॉन्स ही हमें देते हैं। ओके, लास्ट में कुछ भी आउटपुट आएगा ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सब आपस में कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें एट द एंड हमारा आउटपुट देंगे। So what are neural networks? Similar to the neurons working in our brain to mimic human-like behavior, DL algorithms focus on information processing patterns, mechanism to possibly identify the patterns just like our human brain does and classifies the information accordingly. Like ये भी हमारे ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करता है, बट जैसे हम मशीन लर्निंग में प्रोग्राम्स देख रहे थे वैसे यहाँ पे क्या करता है, ये न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है जो हमारे ब्रेन की तरह होते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में भी न्यूरॉन्स होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन उसी तरह प्रोसेस करने का ट्राई करते हैं जैसे हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का ट्राई करता है। अब हम आ जाते हैं अपने डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, सो इट कैन आस्क the exam can ask you what is the difference between AI, machine learning and deep learning. So you should be able to answer that. AI stands for artificial intelligence and is basically the study which enables the machine to mimic human behavior through particular algorithm. Okay. Then aata hai ML. So ML stands for machine learning and is the study that uses statistical methods or programs enabling machine to improve with experience slash data. Okay. देन आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग DL stands for deep learning and it's a study that makes use of neural networks similar to the neurons present in the human brain to imitate the functionality just like a human brain. तो क्या करता है, ये ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने का ट्राई करता है ऑन आर्किटेक्चरल लेवल एज वेल एज द फंक्शनैलिटी लेवल। देन आता है हमारा AI. AI is a broader family consisting of ML and DL as its component. तो मतलब AI एक बड़ी फील्ड है, ML क्या है, ML is a subset of AI और DL is a subset of ML. ठीक है जी। अब आता है हमारा AI is a computer algorithm which exhibits intelligence through decision making. ML is an AI algorithm which allows system to learn from data and DL is a machine learning algorithm that uses more than one neural networks to analyze data and provide the output accordingly. तो बेसिकली क्या कर रहा है, AI क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम है, ML क्या है, एक AI बेस्ड है और DL क्या है, ML बेस्ड है। मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं लास्ट के ये समराइज होते हैं हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि जब AI जो है वो ब्रॉडर फील्ड है, द क्रिएशन ऑफ मशीन्स विद द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग करता है enables the machine to learn from data without being explicitly programmed
और डीएल क्या करता है, यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू ट्रेन ऑन द मॉडल्स ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो एआई बड़ी फील्ड, उसके अंदर एमएल, उसके अंदर डीएल। सो वी हैव लर्न आवर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो फटाफट फटाफट इसे भी कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल नो वेयर एआई इज यूज्ड एंड इट इज वेरी कॉमन फॉर अस। ठीक है, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है एआई इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में कैसे यूज होती है, पर्सनलाइजेशन, जो आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन मिलती है। मैं एक लड़की हूँ, सो वट एवर आई सर्च मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। मैं फ्रॉक्स सर्च करती हूँ, मैं ड्रेसेस सर्च करती हूँ, मैं मेकअप सर्च करती हूँ, तो मुझे जो रिकमेंडेशन मिलेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जो मेरा पास पैटर्न रहा है। किसी लड़के को जो शर्ट सर्च करता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, या फिर पैंट सर्च करता है, उसको फ्रॉक्स और ड्रेसेस नहीं दिखेंगी, उसको ऐसी चीजें इट विल नॉट रिकमेंड दीज थिंग्स। ठीक है, सो आ जाता है पर्सनलाइजेशन। फिर आ जाता है फेक रिव्यू डिटेक्शन। तो फेक रिव्यू डिटेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट खोली, उसमें मैंने कोई प्रोडक्ट देखा, उसमें बहुत सारे स्पैम है। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या कर रखा है, रिव्यू दे रखे हैं, बहुत सारे रिव्यूज दे रखे हैं। सो वो क्या करता है, फेक रिव्यू डिटेक्ट करता है कि भाई ताकि मैं कोई गलत चीज ना खरीद पाऊं, या फिर कोई किसी की गलत रिव्यूज ना दे पाए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एआई इंटेलिजेंस इन जीपीएस एंड नेविगेशन। सो क्या होता है कि ये चीज तो हम सबने देखी है, डायनामिक रूट ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैंने गलती से कहीं और टर्न ले लिया तो, और अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो वो मुझे आगे से ही एक अलग रूट दिखाएगा जहां से मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकती हूँ। प्रिडिक्टिव ट्रैफिक एनालिसिस। तो प्रिडिक्टिव ट्रैफिक एनालिसिस क्या करता है, जब ट्रैफिक प्रिडिक्ट हो जाता है, मान लीजिए कि रियल टाइम पे वर्क करता है ना। सो मान लीजिए मैं किसी रोड के आगे से जा रही हूँ और उस रोड के बीच में है स्कूल, और स्कूल की छुट्टी होने वाली है, 2 बजने वाले हैं, तो वहां पे क्या है, हाई ट्रैफिक एरिया होने वाला है। तो वो मुझे क्या करेगा, प्रिडिक्ट कर देगा ट्रैफिक की भाई आगे आने वाला है ट्रैफिक, सो आप रीरूट कर लीजिए, आप कहीं और से निकल जाइए। देन कम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में कैसे करता है, पहली चीज आ जाएगी फ्रॉड डिटेक्शन। तो एआई एल्गोरिथम यूज करती है टू रिमूव फेक अकाउंट्स एसोसिएटेड विद फिशिंग। तो जब भी पीपल क्या होता है, पीपल सोशल मीडिया पे अपने रिव्यूज भेजते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है जिसका पर्टिकुलर चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, पीपल कमेंट कर रहे हैं, तो हम उसका सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने कमेंट्स पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने न्यूट्रल हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अच्छा है, कहाँ कहाँ पे खराब है। हमें एक पैटर्न मिलेगा, और हमें एक यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हमें डेटा मिलेगा। ओके, देन कम्स आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स में किसी यूज होता है, एनएलपी का यूज करते हैं कि मतलब वी कैन, जैसे हमारा GPT-4 है, जैसे हमारा डीप सीक है, तो ये क्या है, ये सब चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स क्या करते हैं, चैट बॉक्स प्रोसेस करते हैं डेटा को और स्पीच इनपुट्स को, जैसे जो आप भेजते हो, जो आप लिखते हो, वो आपकी क्वेरीज को लिखते हैं और क्या करते हैं, क्विक सोल्यूशन ऑफर करते हैं। और फिर क्या होता है हमारे पास मल्टी लैंग्वेज। तो मल्टी लैंग्वेज क्या होता है कि आप चैट जीपीटी से हिंदी में बात कर सकते हो। ठीक है, इट विल आंसर यू इन हिंदी। मल्टी लैंग्वेज हो सकता है, और भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जैसे हिंदी में करते हो, इंग्लिश में करते हो, जापानीज में कर सकते हो। तो इट इज मल्टीलिंगुअल। ठीक है, देन कम्स आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या करता है, रिस्क असेसमेंट करता है। ओके, सो रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकता है, हम स्टॉक मार्केट में से यूज कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज द चांस ऑफ दिस स्टॉक गेटिंग हायर एट अ हायर रेट और गेटिंग एट अ लोअर रेट। सो क्या करता है, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है रियल टाइम पे, और लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करता है। सो आई होप हमें समझ में आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ काम करता है। ई कॉमर्स में काम करता है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देने में करता है, फेक रिव्यू डिटेक्ट करता है, जीपीएस में काम करता है, डायनेमिक रूट ऑप्टिमाइजेशन करता है, ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है, और क्या करता है, सोशल मीडिया में हेल्प करता है, फ्रॉड डिटेक्शन में और सेंटिमेंट एनालिसिस में, चैटबॉट्स में हेल्प करता है, एनएलपी और मल्टी लैंग्वेज क्वेरीज में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फाइनेंस में हेल्प करता है, रिस्क असेसमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख के आ रहे हैं, व्हाट आर वी राइटिंग। देन वी हैव डिजाइनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल। सो मशीन लर्निंग मॉडल को डिजाइन कैसे किया जाता है, हमने पढ़ा व्हाट इज एआई, व्हाट इज एमएल, व्हाट इज डीएल। देन वी हैव डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज हम करेंगे प्रॉब्लम को डिफाइन, कि भाई वेयर आर वी गेटिंग द प्रॉब्लम, हाउ वी आर गेटिंग द प्रॉब्लम, व्हाट आर द हु आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट, व्हाट आर द सेक्टर्स अफेक्टेड बाय इट। हम प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ ढूंढेंगे, पूरी प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन अफेक्ट हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, क्या कर कम कर सकते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, एपीआई के थ्रू और वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। फिर हम आ जाएंगे अपने प्री प्रोसेसिंग पे। जो हमारा डेटा है उसमें भी तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसे डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, नल वैल्यूज को देखेंगे, हैंडल करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे कि भाई मतलब डेटा में क्या हो रहा है, पूरा उसे प्रोसेस को ढंग से देखेंगे कि डेटा कहाँ कहाँ हमारा क्या हमारा डेटा बायस्ड है, क्या हमारे डेटा में डुप्लीकेट्स हैं, क्या हमारे डेटा में नल वैल्यूज हैं, क्या मेरा डेटा सही फॉर्मेट में है, क्या मेरा डेटा सेम टैब्यूलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। सो ऑल दिस कम्स इन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन। सो हम क्या करते हैं, हम अपने फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं हम उसमें कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फीचर्स नेसेसरी है, कौन कौन से फीचर्स को हमें चूज करना है, या कौन कौन से फीचर्स को मिला के हम नया फीचर बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन। देन कम्स हमारा मॉडल ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो अब हमने फीचर सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे और इवेलुएट करेंगे। तो इसमें क्या क्या आते हैं कि सिलेक्टिंग द एल्गोरिथम, कि हम कौन सी एल्गोरिथम इसके लिए लगाएंगे, और ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में कर देते हैं डिवाइड। तो ट्रेनिंग डेटा क्या करता है, ट्रेन करता है मॉडल को, और टेस्ट डेटा क्या करता है, उसकी जो भी उसकी प्रिडिक्शन है उसे टेस्ट करता है। हमारा जो एक्यूरेसी है और जो हमारा प्रिसीजन है, रिकॉल है वगैरह, इसी पे चेक होता है, टेस्ट डेटा पे, ठीक है। फिर आता है हमारा मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। मॉडल को डिप्लॉय किया और फिर हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इसकी प्रिडिक्शन को। सो दिस इज आवर स्टेप्स टू डिजाइन मशीन लर्निंग मॉडल। पहले प्रॉब्लम डिफाइन करी, फिर डेटा कलेक्ट किया, डेटा को प्री प्रोसेस किया, डेटा की मतलब डेटा हमारा जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे एंड सिलेक्शन करेंगे, फीचर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कौन कौन से नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे और इवेलुएट करेंगे, फिर मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। सो सिंपल एंड ईजी। अब आ गए हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग में। तो यहाँ पे कौन सी लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो अब हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग की, और ये है हमारे पास एक डायग्राम, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, लेबल के साथ होती है। अनसुपरवाइज क्या होती है, डेटा विदाउट लेबल्स। और री इन्फोर्समेंट क्या होती है, स्टेट्स प्लस एक्शन के साथ। एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग होती है कि भाई मैंने क्या दिया आपको, लेबल डेटा दिया, मतलब मैं आपको सामने से बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन किसमें आता है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कैसे आता है, मैं क्या बोलूंगी, मैं आपको ईमेल्स के एग्जाम्पल दूंगी और मैं आपको उसके साथ आंसर भी बताऊंगी कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है, ये ईमेल मेरा स्पैम है, ये ईमेल मेरा स्पैम नहीं है, ये ईमेल मेरा स्पैम है, ये वाला स्पैम नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, बहुत सारे ईमेल्स को पढ़ के अपने आप को ट्रेन करेगा, ठीक है। सो क्या करता है, दिस लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा, लेबल डेटा, ठीक। और इसमें क्या आती है हमारे पास इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, वही चीज, ईमेल स्पैम है या नहीं है, क्लासिफाई करना है। तो किसी भी दो ग्रुप्स में डिवाइड करके क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। सो ये डॉग है या कैट है, डॉग है या कैट है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपको चूज करना है कि क्या ये डॉग है या ये कैट है, या ये क्या ये ए क्लास है, क्या ये बी क्लास है, क्या ये स्पैम है, क्या ये नॉट स्पैम है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन इज हम इनफाइनाइटली पॉसिबल नंबर्स में से एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि स्टॉक की वैल्यू है, एक स्टॉक को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमने उसका पिछला पूरा हिस्ट्री पकड़ा दिया अपने कंप्यूटर सिस्टम को कि भाई दिस इज द हिस्ट्री, हमने अपने मॉडल को पकड़ा दी। अब वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। और वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइटली पॉसिबल नंबर्स में से, है ना। पहले इसकी वैल्यू 30 थी, फिर 40 होगी, फिर 50 हो गई, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 60 होगी, 60.5 होगी, 70 होगी, वी डोंट नो। सो दिस इज रिग्रेशन, ठीक है, जब हम कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। फिर आ जाता है सुपरविजन। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। सुपरवाइज लर्निंग में एक्सटर्नल सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब यही होता है कि हमें पहले से लेबल करके दे रहे हैं कि भाई यस नो, तो दिस इज एक्सटर्नल सुपरविजन। इसकी एल्गोरिदम्स हैं एसवीएम, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क एक्सेट्रा।
ठीक है। और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है प्रिडिक्ट करना आउटकम्स को एक्यूरेटली। एप्लीकेशन में आ सकता है मेडिकल डायग्नोसिस और फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन कैसे? ये ए है या बी है। मेडिकल डायग्नोसिस कैसे? ये ए है या बी। क्लासिफिकेशन हो सकती है, रिग्रेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन आती है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि वर्क करती है अनलेबल्ड डेटा पे। सो मैं क्या करूंगी, अपना सारा डेटा उठाऊंगी और दे दूंगी मॉडल को, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल को। और ये डेटा कैसा होता है? ये होता है अनलेबल्ड डेटा। सो अब ये अनलेबल्ड डेटा के साथ क्या करता है? ये अनलेबल्ड डेटा को क्या करता है? अच्छे से पढ़ता है और क्या करता है? परफॉर्म करता है दो टाइप के ऑपरेशंस जो होते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। सो बेसिकली ये क्या करेगा? ये उस अनलेबल्ड डेटा में से कुछ पैटर्न्स चूज करने की कोशिश करेगा, कुछ पैटर्न्स निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, कुछ ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा, ग्रुपिंग करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ डेटा दे रखा है जिसमें एलिफेंट्स और कैमल्स और डंकीज मिले हुए हैं, तो ये क्या करेगा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करेगा? कैमल्स को अलग कर देगा, एलिफेंट्स को अलग कर देगा, डंकीज को अलग कर देगा। सो क्या होगा? ये क्लस्टरिंग परफॉर्म करेगा। क्लस्टरिंग का मतलब क्लस्टर्स में डिवाइड कर देना। तो या तो ये कोई पैटर्न निकालने की चीज परफॉर्म करता है, कोई पैटर्न, या फिर क्लस्टरिंग, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी दो चीजों में लिंक होना, ठीक है। सो क्या करेगा? पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा कोई, और इसमें क्या चाहिए होता है? कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। देन कम्स आर के मीन्स, पीसीए, ऑटो इनकोडर। तो ये क्या है? ये इनके एल्गोरिदम्स हैं जो यूज करते हैं हमसे करने में, ठीक है। और ये क्या करता है? इसका गोल होता है डिस्कवर हिडन पैटर्न्स। तो कोई पैटर्न जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमें विजिबल नहीं है, वो क्या करेगा? डिस्कवर करने का ट्राई करेगा। कस्टमर सेगमेंटेशन, अनोमली डिटेक्शन। अनोमली डिटेक्शन किसे कहते हैं? अनोमली डिटेक्शन कहते हैं कि कोई चीज जो अनॉमली मतलब कोई चीज ब्रोकन, फॉर एग्जाम्पल सबसे अलग है, डिफेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा, मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया हमारे जेट्स की रेंज की भाई माई जेट्स वर्क एट दिस टेम्परेचर, इनकी इंजन की स्पीड इतनी है, ये इतने टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, और सब कुछ माइलेज कितनी है, कितना पेट्रोल लगता है वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने जेट्स बता दिए और सारे जेट्स की इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये करेगा, ये उन जेट्स में से कोई डिफेक्टेड पीस ढूंढने का ट्राई करेगा। दिस इज कॉल्ड अनॉमली डिटेक्शन। और कस्टमर सेगमेंटेशन इज कि कस्टमर्स को सेगमेंट कर देना, जैसे कि दिस कस्टमर्स, ये वाले कस्टमर्स इनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, ये प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे कस्टमर्स को ये चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। दिस इज कस्टमर सेगमेंटेशन। देन कम्स री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या करता है? लर्न्स टू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। हम क्या करते हैं? इसमें एक वर्चुअल एनवायरमेंट बना के देते हैं, ठीक है। देखो, नो प्री डिफाइंड डेटा, एनवायरमेंट बेस्ड। अब ये क्या करता है? ये अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। जो भी हमने इसको एनवायरमेंट बना के दिया है, हम एक रियल लाइफ एनवायरमेंट इसको ऑनलाइन बना के देते हैं मॉडल को, और हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं कि डिसीजन मेक करो। इसमें हम इसको सुपरविजन नहीं देते, हम बस इसे फीडबैक देते हैं। हम क्या करते हैं कि हर गलत स्टेप के लिए इसके पॉइंट्स माइनस कर देंगे और हर सही स्टेप के लिए इसके पॉइंट्स प्लस कर देंगे। तो ये क्या होता है? सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या है? क्यू लर्निंग, डी क्यू एन, सारसा। और ये ऑप्टिमाइज करता है एक्शन फॉर मैक्सिमम रिवॉर्ड। इसका गोल ही यही होता है कि मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले, क्योंकि जितने सही कदम लेगा उतना ज्यादा इसको रिवॉर्ड मिलेगा, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो दिस ऑप्टिमाइज एक्शन फॉर मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। और इसका एग्जाम्पल होता है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है? ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, गेमिंग में यूज होता है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। मोटा मोटा सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल्ड डेटा से वर्क करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा से वर्क करते हैं, और री इन्फोर्समेंट लर्निंग में हम वर्क करते हैं एक वर्चुअल मॉडल के साथ जो अपने एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करके सीखता है, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पर सीखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने चैलेंजेस एंड इश्यूज फेस्ड इन मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? पहली चीज होती है पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। सो अगर मान लो हमारे डेटा की क्वालिटी जो है पुअर है, हम किसी अनरिलायबल सोर्स से डेटा उठा रहे हैं, सो क्या होगा? हमारा मशीन लर्निंग मॉडल भी पुअर डिसीजंस देगा, क्योंकि उसने डेटा ही पुअर पढ़ा है। अब जब किताबें ही गलत पढ़ोगे तो एग्जाम में तो गलत ही लिख के आओगे ना। तो दिस इज पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। देन कम्स अंडर फिटिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा। अंडर फिटिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे आ जाओ, हम आ गए हैं इस पे, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा देखो एक्स 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 कैसे आ रहे हैं? कर्व में जा रहे हैं। सो मशीन लर्निंग मॉडल को कोई कर्व इक्वेशन लेनी चाहिए थी, किसी कर्व की इक्वेशन लेनी चाहिए थी, है ना। बट इसने क्या किया? एक लीनियर इक्वेशन बना दी है। सो दिस इज अंडर फिटिंग।
अंडर फिटिंग क्या होता है? अंडर फिटिंग क्या करता है? अंडर फिटिंग ढंग से नहीं देखता, ढंग से नहीं पढ़ता। हम ये कह सकते हैं कि अंडर फिटिंग ने अपना जो डेटा है वो ढंग से नहीं पढ़ा। उसने क्या किया, उसको लेना चाहिए था एक कर्व की इक्वेशन, बट उसने क्या ली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले ली। सो दिस इज कॉल्ड अंडर फिटिंग। और इसी की अपोजिट होती है ओवर फिटिंग। अब यहाँ पे क्या किया, इसने डेटा को इतना डिटेल में पढ़ लिया है, इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है कि ये जर्नलाइज नहीं है, ये सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या कर, सबको इन्वॉल्व करने के चक्कर में इसने अपनी क्या बना ली, इक्वेशन को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है कि जो आगे आने वाले प्रिडिक्शन होंगे ये उसको गलत कर देगा, क्योंकि ये सबको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है। देखो इतना हाईली कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अगर आगे मान लो ये कर्व में चल रहा है ना, ये कर्व में चल रहा है, और अगर इसने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया, अब ये क्या, ये प्रिडिक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, जबकि यहाँ पे आना चाहिए यहाँ ये वाला पॉइंट। तो ये जनरलाइज नहीं रहता, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, और ये ओवर फिटिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा हो जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा खुद को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेना कि तुम आगे आने वाली चीजों पे ध्यान ना दे पाओ। ठीक है, फिर आ जाता है लैक ऑफ ट्रेनिंग डेटा, मतलब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा कम था, और अब हमें रियल लाइफ में जाने के लिए इतना ज्यादा हमने पढ़ाई नहीं करी, इतना ज्यादा हमने डेटा नहीं दिया मॉडल को, इतना ज्यादा मॉडल एडवांस नहीं हुआ। फिर क्या आता है हमारा इररेलेवेंट फीचर्स, इररेलेवेंट फीचर्स डाल देना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमें निकालना था ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज डिटेक्शन सिस्टम बनाया हमने कि भाई ऑरेंज को डिटेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ संतरों को डिटेक्ट करता है फोटो में से। ठीक है, और हमने उसमें एक डाल दिया पैरामीटर, डाल दिया साइज। ठीक है, तो जितना हमने साइज में ट्रेन किया, अब उसको लग रहा है कि सिर्फ संतरे जो होते हैं स्मॉल साइज में होते हैं, बड़े साइज में नहीं होते। ठीक है, तो कुछ कुछ इररेलेवेंट फीचर्स की वजह से हमारा जो मॉडल हो सकता है वो गुमराह हो सकता है, इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो हमारे पास, हमें एक सिस्टम बनाना था जो बताएगा कि भाई जो बच्चा है वो पास होगा या नहीं होगा, और हमने उसमें एक फीचर रखा है रोल नंबर। ठीक है, हमने एक फीचर रख दिया रोल नंबर, एक फीचर रख दिया हमने आईक्यू, एक फीचर रख दिया हमने मार्क्स। ठीक है, सो मार्क्स और आईक्यू तो काफी अच्छे फीचर्स हैं, यही हमें बताएंगे कि भाई बच्चा पास है या फेल है। बट यहाँ पे रोल नंबर रखने की वजह से हमारे मॉडल को कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई कहीं रोल नंबर पे भी डिपेंडेंट तो नहीं है पास और फेल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इवन रोल नंबर वाले बच्चे ही पास हो रहे हैं, या सिर्फ प्राइम नंबर वाले बच्चे ही पास हो रहे हैं। सो दिस कैन क्रिएट कंफ्यूजन, और ये हमारे मॉडल को क्या कर सकता है, हमारे मॉडल को फालतू में कॉम्प्लेक्स कर सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास बायस डेटा। बायस डेटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने पूछा भाई इस साल वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, और अब हमने क्या किया, 90% ऑफ द पीपल आंसरिंग दिस आर इंडियन। तो क्या बोलेंगे सब कि भाई इंडिया की तरफ बायस हो जाएगा डेटा, क्योंकि हर इंडियन तो यही बोलेगा ना कि भाई इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। सो डेटा क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा टूवर्ड्स इंडियंस। तो दिस इज कॉल्ड बायस डेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बायस एंड वेरिएंस पे। अब डू नॉट कंफ्यूज दिस बायस विद द बायस डेटा, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, बायस क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। तो बायस और वेरिएंस को हमें आपस में क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, ये हेल्प क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं रिड्यूस एरर्स में, रिड्यूसिबल एरर्स, हेल्प्स इन पैरामीटर ट्यूनिंग, और हेल्प्स इन डिसाइडिंग बेटर फिटेड मॉडल। तो अगर हम अपने मॉडल का वेरिएंस और बायस स्टडी करें तो ये चीजें हमें मिल सकती हैं कि हम एरर रिड्यूस कर सकते हैं, पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, और हेल्प कर सकते हैं बेटर फिटेड मॉडल में। ठीक है, अब देखते हैं बायस क्या होता है। Bias is simply defined as the inability of model because there is some difference or error occurring between the model's predicted value and actual value. Bias का basically मतलब होता है error, कि मशीन की जो प्रिडिक्शन है और एक्चुअल प्रिडिक्शन उसमें कितना एरर है, एक्चुअल आंसर और मशीन के आंसर में कितना डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड बायस। और फिर क्या आता है हमारे पास आता है फिर वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब जो हमारे आंसर्स हैं वो कितने फैले हुए हैं, कितने आपस में फैले हुए हैं। तो अभी एक बार ये डायग्राम देख के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ये डायग्राम देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आ जाता है हमारे पास लो वेरिएंस और लो बायस। लो वेरिएंस का मतलब क्या हुआ,
लो वेरिएंस का मतलब हुआ कि जो डेटा है वो पास पास है, कलेक्टेड है, जो भी हमने मतलब गेसेस मारे हैं, जो भी मशीन ने हमारी प्रिडिक्शंस दी हैं वो पास पास की प्रिडिक्शंस है। लो बायस का मतलब क्या हुआ कि एरर कम है। ठीक है, तो ये हमारी बुल्स आई है। तो बुल्स आई के बुल्स आई में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होता है, जो बीच वाला होता है वही होता है, सबसे एक्यूरेट पॉइंट होता है। सो लो बायस मतलब एरर कम है। एरर कम है तो मतलब कहाँ पे यूज होगा, सारे के सारे पॉइंट्स बीच में आएंगे। ठीक है, लो वेरिएंस है, लो वेरिएंस का मतलब आसपास है, सब पॉइंट्स कलेक्टेड हैं तो सारे पॉइंट्स आसपास होंगे और बीच में होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं हम, हाई वेरिएंस और लो बायस की कंडीशन। ठीक है, हाई वेरिएंस और लो बायस, तो हाई वेरिएंस मतलब कि स्प्रेड आउट है आंसर्स, लो बायस मतलब कि एरर कम है, तो सबके सब बुल्स आए के पास होंगे बट स्प्रेडेड होंगे। ठीक है, थर्ड थर्ड में आ जाते हैं हम, हाई बायस लो वेरिएंस, मतलब सारे आंसर्स तो पास में है बट एरर क्या है, एरर बहुत ज्यादा है। हाई बाय बहुत एरर बहुत ज्यादा है बट सारे आंसर्स पास में है। सो हम क्या करेंगे, बुल्स आई से दूर बनाएंगे इनको और क्या करेंगे, साथ में चिपका के रखेंगे क्योंकि ये सब पास पास में है। और हाई बायस और हाई वेरिएंस, ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ये होती है जब हमारे आंसर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं और एरर बहुत ज्यादा होता है। सो ये आंसर्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होंगे और बुल्स आई से बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो द ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ बायस एंड वेरिएंस। सो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारी सबसे बेस्ट कंडीशन है यहाँ पे वो क्या है, लो वेरिएंस और लो बायस की। तो जो हमारा सबसे फिटेड डेटा होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, गुड फिटिंग डेटा किसे रिप्रेजेंट करता है, लो बायस और लो वेरिएंस को। ओवर फिटिंग किसे करता है, ओवर फिटिंग करता है हाई वेरिएंस और लो बायस को। ठीक है, ये चीजें कंडीशंस हमें याद रखनी है। हाई वेरिएंस मतलब सारे पॉइंट्स अलग 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 हैं, दूर दूर है, तो ओवर फिटिंग में क्या हो रहा है, ओवर फिटिंग अपने आप को इतना ज्यादा फिट कर दे रहा है कि अलग अलग है, दूर दूर है, तो हाई वेरिएंस है। ठीक है, हाई वेरिएंस और लो बायस, लो बायस मतलब एरर कम है। ठीक है, लो बायस और लो वेरिएंस मतलब कि गुड फिटिंग है। ठीक है, दूर दूर भी नहीं, पास पास है सब और एरर भी कम है। अब आ जाता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग किसे कहते हैं, हम हाई बायस को कहते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है, बहुत एरर है, बहुत ज्यादा एरर है, दूर नहीं मतलब एरर है। हाई बायस एरर है, अंडर फिटिंग हाई वेरिएंस, बहुत ज्यादा दूर दूर स्प्लिटेड है, ओवर फिटिंग, लो बेस लो वेरिएंस, गुड फिटिंग। ठीक है, सो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अब आ जाते हैं अपने फीचर सिलेक्शन मैकेनिज्म्स पे। तो जो हमने देखा कि फीचर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो हाउ डू वी सिलेक्ट दोज फीचर्स, तो feature selection is an important step in machine learning which involves selecting a subset of relevant features from original feature set to reduce the feature space while improving the performance model by reducing computational power। तो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन हमने बोल दी, इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन बोल रही है कि भाई फीचर सिलेक्शन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है कि भाई हम जितने भी हमारे फीचर्स हैं उसमें से एक सबसेट निकालें, कुछ कुछ रेलिवेंट फीचर्स को सिलेक्ट करें, अपने आप सिलेक्ट करें, जिससे क्या होगा, जिससे रिड्यूस होंगे फीचर स्पेस, मतलब जितने कम फीचर्स को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा उतना कंप्यूटेशनल पावर हमारी कम होगी, उतना ज्यादा मॉडल को हमें मॉडल सोचेगा, उतना ज्यादा उस पर ध्यान दे पाएगा। मान लो आपके पास 10 सब्जेक्ट है, आप 10 सब्जेक्ट्स पे इकट्ठे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर मैं आपको 10 में से कुछ 3 या 4 सब्जेक्ट्स निकाल के दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप उन पे ध्यान दो, तो आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। द सेम विद फीचर सिलेक्शन। क्या करता है फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन जब हम अपने फीचर्स में से कुछ कुछ रेलेवेंट फीचर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो मॉडल की परफॉर्मेंस होती है वो भी इंक्रीज होती है और जो हमारी कंप्यूटेशनल पावर होती है वो भी कम लगती है। तो एक क्रिटिकल स्टेप होता है मशीन लर्निंग में व्हेन डीलिंग विद हाई डिमेंशनल डेटा। ठीक है, अब 3 बेनिफिट्स होते हैं फीचर सिलेक्शन के। पहली चीज क्या होती है, ओवर फिटिंग को डिक्रीज करता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को। तीसरी चीज होती है रिड्यूस करता है ट्रेनिंग टाइम को, जितने कम सब्जेक्ट्स होंगे उतना कम टाइम लगेगा पढ़ने में, है ना, और उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे, उतनी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ओवरफिटिंग का डर भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द की फीचर्स ऑफ फीचर सिलेक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास वेरियस एल्गोरिदम्स यूज्ड। ठीक है, तो कौन सी एल्गोरिदम यूज होती है फीचर सिलेक्शन के लिए। पहली चीज होती है फिल्टर मेथड, दूसरी होती है रैपर और तीसरी होती है एम्बेडेड। तीनों को एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब क्या है फिल्टर मेथड।
फिल्टर मेथड क्या करता है? फिल्टर मेथड इवेल्युएट करता है ईच फीचर को इंडिपेंडेंटली, ठीक है, हर एक फीचर को इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करेगा विद टारगेट वेरिएबल। फीचर विद हाई कोरिलेशन विद टारगेट वेरिएबल आर सिलेक्टेड। अब ये करता है, ये देखता है आपस में कोरिलेशन, ठीक है, कि कितना कोरिलेशन है इसका विद द टारगेट वेरिएबल, ठीक है। वो कोरिलेशन का मतलब आपको पता होगा, हाई कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, मतलब कि कितना ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अगर मेरे गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग घूमना कम कर देंगे, क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ट्रैवलिंग बाय कार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जो मेरी कैब के प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं, कि भाई गैस इज को रिलेटेड विद कैब एंड ट्रैवलिंग बाय कार, ठीक है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो दिस इज फिल्टर मेथड्स इवैल्यूएट ईच फीचर इंडिपेंडेंटली विद टारगेट वेरिएबल। तो क्या करेगा? ईच फीचर को टारगेट वेरिएबल के साथ इवैल्यूएट करेगा, और जो फीचर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे टारगेट वेरिएबल पे, उन्हीं को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। दीज मेथड्स आर यूज्ड इन प्री प्रोसेसिंग फेज टू रिमूव इररेलेवेंट और रिडंडेंट फीचर्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स और कोरिलेशन और अदर क्राइटेरिया। तो इसके क्या है? इसके तीन हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं फीचर मॉडल्स, फीचर मेथड्स की: इंफॉर्मेशन गेन, शाई स्क्वायर और कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है, ध्यान समझेंगे। ये जो तीन हमारे मेथड्स हैं, ये जो तीन, तो ये जो हमारे फिल्टर मेथड्स हैं, इनकी कुछ होती है लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन क्या होती है? ये होती है कि भाई ये टारगेट वेरिएबल और एक एक फीचर का तो रिलेशन चेक करते हैं, बट ये फीचर्स का आपस में रिलेशन चेक नहीं करते। कोई एक फीचर दूसरे फीचर पे डिपेंडेंट है, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम साथ में रख के मॉडल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा चकमा खा जाते हैं। ये देख नहीं पाते हैं कि आपस में फीचर्स डिपेंडेंट है या नहीं, को रिलेटेड है या नहीं। सो ये मिस कर सकते हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस को क्या करे? इम्प्रूव करे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, रैपर मेथड्स। तो रैपर मेथड्स क्या होते हैं? ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स होती हैं, ठीक है। तो ये ये क्या करती हैं? यूज करती हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स एंड कंप्यूट रिलेशन बिटवीन द सबसेट फीचर्स इन द टारगेट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन कंक्लूजन एंड रिमूवल ऑफ फीचर्स दैट आर डन। तो बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ए, बी, सी और डी फीचर्स हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा टारगेट वेरिएबल है, ठीक है, पहले क्या करेगा, ए और टारगेट वेरिएबल को कंप्यूट करके देखेगा। फिर ये क्या करेगा, ए बी और टारगेट वेरिएबल को करेगा। फिर ये ए बी सी और टारगेट वेरिएबल को करेगा। फिर ये ए बी डी टारगेट वेरिएबल को कंप्यूट करके देखेगा। तो ये क्या करेगा कि पहले जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम जितने भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ये सबके साथ कर करके देखेगा, ठीक है। ये सबके साथ इसके कॉम्बिनेशन बनाएगा, टारगेट वेरिएबल से कंपेयर करेगा, फिर कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर टारगेट वेरिएबल से कंपेयर करेगा। तो क्या करेगा, कंपेयर कर करके देखेगा कि भाई कौन कौन से फीचर्स अच्छे हैं और कौन कौन से फीचर्स खराब है, कौन कौन से फीचर्स हमारे मॉडल को एनहांस कर रहे हैं और कौन कौन से फीचर्स हमारे मॉडल को डिग्रेड कर रहे हैं। बट क्या कर रहा है, ये बहुत सारे काम कर रहा है, इकट्ठे इकट्ठे किए जा रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना रहा है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट सबसेट्स आर यूजुअली प्री डिफाइंड बाय द person training the models when performance of the model decreases or specific number of features are achieved, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, कौन सी तीन आ जाती है हमारे पास? आ जाती है रिकर्सिव एलिमिनेशन, फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन। ये तीन क्या है? इसकी एल्गोरिदम्स है। तो बेसिकली में यही ध्यान में रखना है कि भाई इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कॉम्बिनेशन बना रहा है और देख रहा है, फिर चेक कर रहा है कि भाई क्या ये टारगेट वेरिएबल के साथ और अच्छे से इंप्रूव कर रहा है मॉडल को या डिग्रेड कर रहा है मॉडल को। इसकी एक ही लिमिटेशन है कि भाई ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट। जब हमारे पास 100-200 फीचर्स होंगे तो सोचो उनके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कितना ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। देन कम्स आवर एम्बेडेड मेथड्स। तो एम्बेडेड मेथड्स क्या होते हैं? ये फिल्टर मेथड और रैपर मेथड को कंबाइन कर देते हैं, तो दोनों का बेस्ट चीजें आ जाता है। तो फिल्टर मेथड से क्या बेस्ट चीज मिलती है इसको? लो कंप्यूटेशनल टाइम
और रैपर मेथड से क्या मिलता है, इंटरैक्टिव फीचर्स, ये फीचर्स भी आपस में देख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस को निकाल सकते हैं। एम्बेडेड मेथड्स परफॉर्म फीचर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एल्गोरिदम इन पैरेलल, तो ये फीचर सिलेक्शन और ट्रेनिंग एल्गोरिदम को पैरेलल में परफॉर्म करता है जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स, फीचर सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल। ठीक है जी, तो हमारा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हुआ, एम्बेडेड मेथड हुआ। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फिल्टर मेथड और रैपर मेथड की बेस्ट फीचर्स को कंबाइन कर देता है। अब आ जाते हैं अपनी एक प्रॉब्लम पे। हमारी एक प्रॉब्लम है भाई, हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम। तो क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम कहते हैं imbalance data pertains to data sets where distribution of observation in target class is uneven। तो जब मान लीजिए ये हमारे पास टारगेट वेरिएबल है, ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें स्क्वायर्स और सर्कल्स को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग कर रहे हैं। बट हमारे पास जो स्क्वायर्स का डेटा है वो तो बहुत ज्यादा है, बट सर्कल्स का डेटा बहुत कम है। In other words, one class label has significantly high number of observations while other has low count। तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो हमारा मशीन है वो फोकस कर सकता है स्क्वायर्स पे और सर्कल को एज अ माइनॉरिटी सोचकर वो क्या कर सकता है, ओवरलुक कर सकता है। When one class greatly outnumbers the others in classification, there is imbalance of data। ठीक है, machine learning models may become biased in their predictions as a result favoring the majority class। वो मेजॉरिटी क्लास को फेवर कर सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है हमारे पास अंडर सैम्पलिंग और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास ओवर सैम्पलिंग। ठीक है, ये दोनों रीसैम्पलिंग के पार्ट्स है। ठीक है, तो रीसैम्पलिंग में क्या होता है, या तो हम अंडर सैम्पलिंग कर दें, अंडर मतलब कि मेजोरिटी क्लास है ना, उसमें से थोड़े 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 कम कर दे और उसे माइनॉरिटी के ऑलमोस्ट इक्वल कर दे। जितने भी हमारे पास एक्सेस स्क्वायर्स थे उनको रैंडमली सिलेक्ट करके कम कर दें और सर्कल के जितना बना दें। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें क्या हो सकता है, रैंड कौन हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि हम बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, और इसका प्रोज क्या है, इसका प्रो है कि भाई ये बहुत सिंपल है और ये बहुत ज्यादा फास्ट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम रैंडमली रिमूव करते हैं मेजॉरिटी क्लास के सैंपल को। ठीक है, अब आता है हमारे पास ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग इसका बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट मतलब हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी क्लास को इंक्रीज करते हैं। पहले हमने क्या किया, मेजॉरिटी क्लास को डिक्रीज किया, पर अब हम क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी क्लास को इंक्रीज कर रहे हैं। सो रैंडम ओवर सैम्पलिंग, तो हम डुप्लीकेट करते हैं माइनॉरिटी क्लास के सैंपल्स को रैंडमली, तो रैंडमली उठा के डुप्लीकेट कर रहे हैं। इसका प्रो क्या होता है, इसका भी प्रोज है कि भाई ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, पर इसका कौन क्या है, ये ओवर फिटिंग को लीड कर सकता है, क्योंकि भाई हम डुप्लीकेट डेटा दे रहे हैं, हम वही डेटा बार 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 निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली है रीसैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग में बस क्या आता है, अंडर सैम्पलिंग मेजॉरिटी क्लास को कम करना, ओवर सैम्पलिंग माइनॉरिटी क्लास को बढ़ा देना। अब हम आ गए हैं आउटलायर डिटेक्शन पे। सो आउटलायर डिटेक्शन क्या होता है, आउटलायर डिटेक्शन मतलब आउटलायर को डिटेक्ट करना। बट आउटलायर क्या होता है, आउटलायर इन इटसेल्फ व्हाट इज इट। ठीक है, सो एन आउटलायर इज अ डेटा पॉइंट दैट इज सिग्निफिकेंटली deviated from the rest of the data. It can be either much higher or much lower than the other points. Its presence can have a significant impact on the result of machine learning algorithms. So basically वो क्या कह रहा है, बेसिकली वो कह रहा है कि मान लीजिए जो मेरे डेटा पॉइंट्स है ना, मेरे डेटा पॉइंट्स ग्राफ में कहीं इधर लाई कर रहे हैं, 1 2 3, इसको एक्स एक्स कर देते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे। ठीक है, 4 5, तो जितने मेरे पॉइंट्स हैं वो इधर लाई कर रहे हैं, बट एक लौता ऐसा पॉइंट है जो वहां जाके लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, इस पॉइंट को मैं बोलूंगी आउटलायर। तो ये आउटलायर क्या करता है, बेसिकली जैसे मेरा मीन हो गया, मीडियन हो गया, तो ये इन सब स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो इस इन सब चीजों को क्या करेगा, अपनी साइड शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा उस साइड शिफ्ट कर देगा मेरे मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन को। मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को भी इसको हैंडल करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है, व्हाट कॉजेज एन आउटलायर। तो ये क्या हो सकता है, अब देखो आउटलायर जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल ही दूर है, तो किसी किसी की वैल्यू हाई हो सकती है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हाई होगी, किसी किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लो हो सकती है।
ठीक है। तो बेसिकली जो भी मेरा मेन डेटा कलेक्शन है उससे जो हट के अलग बिल्कुल अलग किनारे पे बैठा आउटलायर है, जो अलग बिल्कुल ही अलग डेटा पॉइंट है, जो बहुत हायर या बहुत लोअर वैल्यू में है, उसे हम कहेंगे आउटलायर। तो आउटलायर को कॉज कौन करता है? इनकरेक्ट डेटा एंट्री बाय ह्यूमंस। पहली चीज तो भाई ह्यूमन से इनकरेक्ट डेटा एंट्री हो गई, गलत एंट्री हो गई, 9.6 लिखा था 96.6 लिख दिया। ठीक है। अब क्या सकता है? सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं, और डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉन्ग प्लेस और मिक्स विद अनदर डेटा। मतलब किसी और चीज का डेटा था, अभी ये किसी और चीज में आ गया है, कोई गलत जगह से, कोई अनट्रस्टेड सोर्स से डेटा उठा लिया है। अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। मेजरमेंट एरर हो सकता है कि भाई सिस्टम से ही कोई गलती हो गई। एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है कि भाई एक्सट्रैक्ट करते हुए डेटा प्लान, जब डेटा निकालते हुए ही गलती हो गई, कि एक्सपेरिमेंटल एरर हो गया। ठीक है। इंटेंशनल डमी आउटलायर हो सकते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करते टाइम जब हम मॉडल को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम डमी आउटलायर्स यूज करते हैं ताकि हम देख सकें कि मॉडल उसे डिटेक्ट कर रहा है या नहीं डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है। नेचुरल डेविएशन इन डेटा हो सकता है, जो एक एरर नहीं होता बट इंडिकेट होता है, दैट आर इंडिकेट फ्रॉड और इन सम अदर एनोमली यू आर ट्राइंग टू डिटेक्ट। बेसिकली मान लीजिए नेचुरल डेविएशन, मेरे पास कुछ सेट ऑफ पेंगुइन्स है। ठीक है। वो क्या कर, उनकी रेंज क्या लाई कर रही है 20 kg से 50 kg के बीच में, बट एक बहुत हट्टा कट्टा पेंगुइन आ जाता है जिसका वेट है 90 kg। ठीक है। मेरे जो बेसिक रेंज है वो क्या है 20 to 50, बट मेरे पास एक ऐसा पेंगुइन आ गया जो बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा है और उसका क्या केजी 90 kg। सो मतलब ये भी तो एक डेटा पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो डेटा पॉइंट, मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी 90 kg की। मगर इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है कि ये अनॉमली निकल के आई है, ये नेचुरल डेविएशन निकल के आई है। ठीक है। ये अलग सा निकल के आया है। अब क्या होता है, दो टाइप ऑफ आउटलायर्स होते हैं। ठीक है। पहली चीज होती है ग्लोबल आउटलायर्स। तो ये बहुत आइसोलेटेड होते हैं, दूर से दिखते हैं, मेन स्ट्रीम बॉडी से बहुत दूर होते हैं और इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, ये हमारी मेन डेटा पॉइंट की बॉडी है और यहाँ पे एक अलग बंदा चमक रहा है, इसे हम कहेंगे आउटलायर। सो ये ग्लोबल आउटलायर है क्योंकि ये हमें इजीली दिख गया और हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। पर दूसरे होते हैं कंटेक्सुअल आउटलायर्स। तो कंटेक्सुअल आउटलायर्स क्या होते हैं? ये अनयूजुअल स्पेसिफिक, ये अनयूजुअल कंटेक्स्ट में दिखाई देते हैं। ठीक है। अनयूजुअल इन अ स्पेसिफिक कंटेंट बट मे नॉट बी आउटलायर इन अ डिफरेंट कंटेंट। दे आर ऑफन मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड मे रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन डोमेन नॉलेज। तो इसमें डोमेन नॉलेज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है इन्हें आइडेंटिफाई करने में। बट कैसे? ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं, ये चार्ट है, इसमें मैं टेम्परेचर को छोड़ के सेल्स लिख लेती हूँ, सेल्स ऑफ स्कूल कैंटीन। ठीक है। सेल्स ऑफ स्कूल कैंटीन। ठीक है। सो ये हमारी चल रही है, तो हमें लग रहा है कि भाई दिस इज आउटलायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज आउटलायर। ठीक है। क्योंकि देखो ये सब एक कर्व में चल रहे हैं बट ये यहाँ पे ड्रॉप हो गया सडनली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये आउटलायर है। तो एक केस में क्या है, ये आउटलायर है, पर दूसरे केस में मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये जून का महीना है, तो जून के महीने में क्या होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, तो कैंटीन की सेल्स क्या होगी, ड्रॉप होगी, ऑब्वियसली ड्रॉप होगी। तो इस कंटेक्स्ट में ये आउटलायर नहीं है, ये डेटा पॉइंट है। तो दो अलग अलग कंटेक्स्ट में यही सेम डेटा पॉइंट एक जगह आउटलायर का काम कर रहा है तो दूसरी जगह डेटा पॉइंट का काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंटेक्सुअल आउटलायर। और इसमें क्या चाहिए होती है, डोमेन नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे मुझे पता था कि भाई जून में स्कूल की छुट्टी होती है, so that's why this is called a contextual outlier and it is very hard to identify. ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाते हैं आउटलायर डिटेक्शन मेथड्स इन मशीन लर्निंग। सो आउटलायर को डिटेक्ट करने के मेथड्स होते हैं, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जेड स्कोर, ठीक है, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिस्टेंस बेस। तो डिस्टेंस बेस क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है। के नियरेस्ट नेबर्स, लोकल आउटलायर फैक्टर। फिर आता है क्लस्टरिंग बेस्ड, तो यहाँ में आता है डीबी स्कैन और हायरार्कियल क्लस्टरिंग। तो हायरार्कियल क्लस्टरिंग और KNN हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जेड स्कोर हमारा किस में आता है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आता है। और अब हम देख ये हमारा बेसिक टेक्निक्स हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा याद होनी चाहिए, और आउटलायर्स को हैंडल करने की ये टेक्निक्स होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखी थी, हमने ये डिटेक्ट करने के मेथड देखे थे कि भाई कैसे डिटेक्ट करें। तो पहले स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फिर डिस्टेंस बेस्ड मेथड और क्लस्टरिंग बेस्ड मेथड्स। अब हम देखेंगे कि आउटलायर निकल तो गया, अब इनको हैंडल कैसे किया जाए। तो पहले हम देखते हैं कि आउटलायर्स किस तरह हमारे परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो पहली चीज आती है ओवरफिटिंग। तो भाई
मॉडल्स कैन फोकस ऑन फिटिंग आउटलायर्स rather than underlying patterns of majority of data। तो क्या हो सकता है कि मॉडल को लग सकता है कि भाई ये वाला पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, तो वो आउटलायर्स को इंक्लूड कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कि भाई आउटलायर को इंक्लूड करवाना है और अपना जो मेजोरिटी डेटा है उसको पीछे छोड़ सकते हैं, उसको ओवरलुक कर सकते हैं। रिड्यूस्ड एक्यूरेसी, तो आउटलायर क्या करते हैं, मॉडल की प्रोडिक्शन को अपनी तरफ पुल करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि मीन उस साइड शिफ्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उस साइड शिफ्ट हो जाता है, वैसे ही वो मॉडल की प्रिडिक्शन को अपनी साइड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेसी रिड्यूस होती है और मॉडल अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब क्या चीज हो सकती है, पहली चीज तो हो सकती है कि भाई आप ना इसको रिमूव कर दो, रिमूव द आउटलायर्स। ठीक है, सबसे कॉमन मेथड है थ्रेशोल्ड, डिस्टेंस और क्लस्टरिंग। थ्रेशोल्ड क्या होता है कि एक तुमने लाइन बना दी कि भाई इस थ्रेशोल्ड के आगे जितने भी आउटलायर हैं, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी आउटलायर हैं, मैं उनको हटा दूंगा। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड। ठीक है, डिस्टेंस पे मतलब हम नेबर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई नेबर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर करके जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसको निकाल दो। क्लस्टरिंग बेस्ड, जो किसी भी जो हम बहुत सारे क्लस्टर्स बना सकते हैं और जो किसी क्लस्टर में बिलोंग नहीं करता उसको निकाल दो। ठीक है, वेरी सिंपल, रिमूवल में आ जाएगा कि बस आप आउटलायर को डिटेक्ट करके रिमूव कर दोगे। फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, स्केलिंग आता है, विंसोरिएशन आता है और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो स्केलिंग में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज करना या नॉर्मलाइज करना डेटा को। तो मेरा डेटा क्या था, मेरा डेटा 100 से 0 से लेकर 100 के स्केल में था, मैंने उसको -1 to 1 के स्केल में कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे, स्केलिंग कहेंगे, नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, विंसोरिएशन में क्या आएगा, रिप्लेसिंग द आउटलायर्स वैल्यू विद नियरेस्ट नॉन आउटलायर वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी आउटलायर की वैल्यू क्या आ रही थी उस टाइम पे, जब हमने पेंगुइन वाला एग्जांपल लिया था, वो आ रही थी 90 और बाकी सबकी रेंज कितनी थी, 20 से 50। तो मैं क्या करूंगी, इस 90 को 50 में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं 90 को काट के क्या लिख दूंगी, 50 लिख दूंगी। ठीक है, अब आ जाएगा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लॉग लगा सकते हैं। तो लॉग क्या करता है, डेटा को कंप्रेस कर देता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनके आगे लॉग लगा के उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। रोबस्ट एस्टिमेशन, तो हम ऐसी एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं जो लेस सेंसिटिव हो आउटलायर्स को, जैसे कि क्या होता है, रोबस्ट रिग्रेशन, एम एस्टिमेटर्स, आउटलायर सेंसिटिव इनसेंसिटिव क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। और इसमें क्या आता है, डीबी स्कैन आता है। ठीक है, सो डीबी स्कैन। अब आ गया हमारे पास मॉडल आउटलायर, मॉडलिंग आउटलायर्स। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फीचर बना देंगे, एक अलग से कैटेगरी बना देंगे आउटलायर्स की। ठीक है, हम मशीन को बता देंगे कि भाई दिस इज अनदर कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड आउटलायर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नया फीचर बना देंगे, वो इंडिकेट करेगा कि द डेटा पॉइंट इज अ आउटलायर और नॉट। ठीक है, हम एक और नया बना सकते हैं ट्राई करने उस इंडिकेट कराने के लिए कि भाई ये अलग कैटेगरी है, आप इसे अलग से यूज करें। यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ मॉडल, ट्रेनिंग अ मॉडल दैट अज्यूम्स द डेटा कम्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हम ऐसा मॉडल यूज कर सकते हैं, एक मिक्सचर मॉडल यूज कर सकते हैं। तो हम मॉडल को क्या कर सकते हैं, ये मॉडल अज्यूम करेगा कि भाई जो भी डेटा आ रहा है ना, ये अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, वेयर वन डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द आउटलायर्स। ठीक है, वही चीज बेसिकली कि आउटलायर्स को कलेक्ट करके, आउटलायर्स का डेटा कलेक्ट करके एक अलग कैटेगरी बना दी और उसी को हम क्या करेंगे, मशीन से, मशीन पे ट्रेन करवा रहे हैं। ठीक है, बट उसको मशीन को बता रहे हैं कि भाई दिस इज अनदर कैटेगरी, दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी। ओके, सो आवर यूनिट 1 ends here.